So hello students, very good morning to all of you out there. So today we will be solving paper 1 of JEE Advanced 2022. तो इससे पहले हमने 2017 ऑनवर्ड्स सभी पेपर्स को सेक्शन वाइज सॉल्व किया है और अभी 22 और 23 के पेपर्स बचे हुए हैं, वो अभी हम फिलहाल इस हफ्ते में कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यूट्यूब पर ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रियल जेई एडवांस सीरीज जरूर फॉलो कर सकते हैं। रियल जेई एडवांस सीरीज जहां आपको बहुत ही अच्छे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी तक 108 109 पार्ट्स तक अपलोडेड हैं ऑलरेडी। आप ये प्लेलिस्ट जरूर जाएं और एक बार चेकआउट करें। अगर आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल की हो चुकी है, उसके बाद अगर आप टफ क्वेश्चंस खोज रहे हैं, टफ साथ ही साथ रेलेवेंट, दोनों बातें कहूँगा, टफ साथ ही साथ रेलेवेंट अगर आप क्वेश्चंस खोज रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट सीरीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको बहुत ही सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में क्वेश्चंस चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों के लिए, तो आप ChemIIT ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अभी। और इस कोर्स को आप बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इन लास्ट 40 डेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्लीट केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आपको तीनों के 600 प्लस एडवांस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे और ये प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगे फ्रॉम रियल जेई एडवांस सीरीज। इनके प्रॉब्लम्स को यहाँ पर थोड़ा एक्सक्लूड किया गया है। रिपीटिशन बहुत कम देखने को मिलेगा। कोइंसिडेंस होगा कि अगर कोई 2-4 प्रॉब्लम रिपीट हो गए तो वो बात अलग है, बट एक्सक्लूसिव रखने की कोशिश की गई। तो कंप्लीट केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग 600 प्लस एडवांस प्रॉब्लम्स मिलेंगे विथ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस, विथ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। तो आपके लिए ये काफ़ी काम की चीज़ होने वाली है। अगर आप एकदम रेलेवेंट चीज़ खोज रहे हैं, बस यहाँ आ जाइए, इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पेपर 1। तो ये न्यूमेरिक टाइप सेक्शन है। पहला सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिक टाइप सेक्शन, और देखा गया है कि बच्चों आंसर आने में बच्चों थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। इसमें आंसर तक पहुंच पाने में ना कहीं छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं। तो आप वो ना करें और अच्छे से चीज़ों को समझे, बस यही चाहता हूं मैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का मिक्स्ड, और बहुत हाई चांसेस हैं कि इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं। बहुत जगहों पे तो टीचर्स ने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलतियां की हैं। तो मैं इससे बस यही बताना चाहता हूं कि अगर आप एग्ज़ाम के माहौल में बैठ के अगर ये क्वेश्चन सही कर लेते हो तो फिर स्किल तो है आप में फिर। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन में देखिए ये बोला जा रहा है कि 2 मोल Hg गैशियस है, उसको कंबस्ट किया गया है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, जिसमें चीजें फिक्स्ड वॉल्यूम में होती हैं। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ HgO सॉलिड में। तो मैं पहले इधर जो डेटाज हैं वो नोट डाउन करते जाता हूं और फिर आगे बात करेंगे। ये बोला गया है Hg गैशियस को कंबस्ट किया गया HgO सॉलिड में, और 2 मोल बोला गया है। मैं इस तरह से बैलेंस कर लेता हूं, इसके 2 मोल लिए गए हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट आया है वो है, कितना हो गया ये 298 एंड दिस 14.8। तो टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट आया है ड्यूरिंग दिस कंबशन, ये है 14.8 केल्विन का। साथ ही साथ इन्होंने अगले ही लाइन में बताई है हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर। यहां बॉम्ब कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी बोलने का मतलब है कि जो रिएक्शन हुआ है उस पूरे रिएक्शन का नेट जो हीट कैपेसिटी निकल कर आया है वो वैल्यू है 20 किलो जूल्स पर केल्विन। जी हां, तो हीट कैपेसिटी दी हुई है। अच्छा, ये रिएक्शन तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है, तो इसको मैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV कह सकता हूं।
देखो ये ना तो स्पेसिफिक हीट है ना तो मोलर हीट है, ये हीट कैपेसिटी ऑफ द रिएक्शन है, टोटल हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है, टोटल हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। कंबशन है तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, वो बात ठीक है, ऑब्वियस है। अब आगे क्या बताना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है Hg गैशियस का, क्या बात है, Hg गैशियस का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, लिख लेता हूं, डेटा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg गैशियस कितना दिया हुआ है, 60 पॉइंट क्या दिया हुआ, 61.32 किलो जूल्स, 0.32 किलो जूल्स पर मोल जो भी है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO सॉलिड, HgO सॉलिड की हमें मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है, ये बतानी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका बताना है। तो आपके पास दो तरीके, आप तो एक काम ऐसा कर सकते हो कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच कहीं से पता कर लो, ऐसे ही कर लो, ज्यादा अच्छा है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच पता करो पहले, ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच पता चलेगा। और डेल्टा एच फॉर एनी रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, डेल्टा एच फॉर एनी रिएक्शन इज इक्वल्स टू summation of delta H of formation of products minus summation of delta H formation of reactant। पता है ये बात पता है। बट अभी आप यहां पर क्या करेंगे, इस रिएक्शन का आप डेल्टा H निकालेंगे, बात को समझिएगा, यहां स्टोइकियोमेट्रीज भी होती है ना, स्टोइकियोमेट्रीज भी होती हैं, जो भी स्टोइकियोमेट्री है ए बी जो भी है, तो यहां आप पहले इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालो, और वो डेल्टा एच ये वाला होगा, डेल्टा एच फॉर रिएक्शन, ठीक है, वो डेल्टा एच होगा फॉर डेल्टा एच फॉर रिएक्शन, और उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करो, इसका फॉर्मेशन दिया ही हुआ है, इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होता है, जीरो होता है, पता है आपको, इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन जीरो होता है बिकॉज ऑक्सीजन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। तो इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है, ये तरीका है। तो क्या किया जाए, इसका डेल्टा एच निकालना है, पहला टास्क तो ये है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर चेंज को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे हीट मिल जाएगा, और वो हीट जो होगा वो हीट रिलीज होगा, समझ गए बात, हीट रिलीज मुझे मिल जाएगा, और हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट रिलीज होता है उसको हम डेल्टा यू कहते हैं, क्लियर है बात, उसको हम डेल्टा यू कहते हैं, हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज डेल्टा यू। तो एक्चुअली अगर मैं यहां पर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करता हूं, दैट इज 20 किलो जूल्स मल्टीप्लाइड बाय 14.8, तो ये जो मुझे वैल्यू मिलेगी ना, और नेगेटिव में मिलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो ये नेगेटिव में मुझे मिलेगी, डेल्टा यू की वैल्यू मुझे नेगेटिव में मिलेगी, डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, बात ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 296 किलो जूल्स, माइनस 296 किलो जूल्स, ये डेल्टा यू आया है, ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा एच नहीं है, ये डेल्टा यू है। डेल्टा एच चाहिए, लगा लो रिलेशन, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। इस रिएक्शन की बात चल रही है, ध्यान देना, इस रिएक्शन की बात चल रही है। यहां जो डेल्टा एच निकल कर आएगा, ये जो डेल्टा एच निकल कर आएगा, ये क्या होगा, ये डेल्टा एच क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, और ये स्टोइकियोमेट्री 2 है, इसका मतलब 2 मोल Hg गैशियस का है, वो कंसिडर्ड है एज पर द रिएक्शन, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू इज माइनस 296 प्लस डेल्टा Ng, डेल्टा Ng क्या है बेटा, एक गैशियस मोल इधर, 2 गैशियस मोल इधर, तो -3 हो गया ये, डेल्टा Ng इज -3, RT, R इज 8.3, T इज 298, ध्यान रखिए डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा, क्योंकि ये किलो जूल्स में है, ये 8.3 जूल्स में दिया था, हमें ये भी किलो जूल्स में चाहिए, ये भी किलो जूल्स में चाहिए, तो इस तरह से हमने किया कैलकुलेट। अब थोड़ा सा यहाँ पर
मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। सो क्या वैल्यू आ रही है, लेट मी टेल यू। दिस इज 3 multiplied by 8.3 multiplied by 298 divided by this, it is actually minus 296 minus 7.42, ये किलो जूल्स में आए। ऐड कर लेता हूं इसको, 296 प्लस 7.42, इट्स एक्चुअली माइनस 303.42। ये आ गया बेटा क्या, ये आ गया डेल्टा एच इस रिएक्शन का, ये डेल्टा एच आ गया इस रिएक्शन का। अब हमें बस चीजें पुट करनी है, कर लीजिए, यहीं पे लगाएं, इसी में पुट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेट्स डू दिस। सो इट इज माइनस 303.42 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 2 टाइम्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, और वही तो चाहिए, लेट अस कॉल इट एज एक्स। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए क्या है, ये तो जीरो ही है, और ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ Hg गैसियस का फॉर्मेशन विच इज 61.32, 2 टाइम्स ऑफ 61.32। सो अब अगर हम इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो चीजें बहुत आसानी से हमको सही सही मिल जाएंगी। तो अगर देखा जाए, इट इज 61.32 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट्स 122.64, ये इधर जाकर ऐड होगा, सो माइनस 303.42 कैलकुलेट करिएगा एंड यू विल गेट इट एज माइनस 180.78 is equals to 2x, which implies that x is 90.39, negative of 90.39 kilojoules per mole, ये आ गया, ठीक है, 90.39 kilojoules per mole। और जो रिपोर्ट करना था हमें वो मॉड ऑफ एक्स रिपोर्ट करना है, सो द करेक्ट आंसर इज 90.39, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकली थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स भी यूज हुआ है, थर्मोकेमिस्ट्री यूज हुआ ही है, तो अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस क्वेश्चन सेज द रिडक्शन पोटेंशियल ई डिग्री इन वोल्ट्स में चाहिए ऑफ दिस इज। काफी आसान होते हैं ये सवाल, ये तो पता है आपको। ये सब सवाल तो हम नॉर्मल इलस्ट्रेशंस में करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते वक्त, याद होगा आपको, शुरू के पहले दूसरे क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही हम ये इलस्ट्रेशन में पढ़ लेते हैं ये सब चीज़ों को, तो ये उतना डिफिकल्ट है नहीं, ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। चलिए करते हैं। यहाँ पर हमें ये टारगेट इक्वेशन हमारा ये है, तो मैं यहाँ नीचे ना पहले टारगेट इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरा टारगेट इक्वेशन है जो मुझे चाहिए वो है MnO4 माइनस से Mn सॉलिड, से Mn सॉलिड मुझे ये चाहिए, +7 से 0 जा रहा है, +7 से 0 जा रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा। दिस इज माई टारगेट इक्वेशन। आई नीड E डिग्री फॉर दिस रिएक्शन, एंड डेल्टा G डिग्री क्या होता है, माइनस NF E डिग्री सेल माइनस NF E डिग्री। सो आई एक्चुअली नीड दिस E डिग्री। सो डेल्टा G क्यों लिख रहे हो, आपको पता है डेल्टा G इज एडिटिव, इसी वजह से लिख रहा हूं मैं। अब इसको देखो क्या लिखोगे, MnO4 माइनस, पूरा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, MnO2 में गया, +7 से +4 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, इतना ही लिखो, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका डेल्टा G1 डिग्री हो जाएगा माइनस 3F E1 डिग्री, E1 डिग्री सिंपली 1.68 वोल्ट्स। देन आ जाओ, MnO2 से जा रहा है Mn+2, ऑब्वियसली +4 से +2 जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। डेल्टा G2 डिग्री आप लिखोगे माइनस 2F E डिग्री सेल which is 1.21 volt, and at last you have Mn+2, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये Mn सॉलिड पे जा रहा होगा,
डेल्टा G3 डिग्री लिखोगे माइनस NF E डिग्री सेल माइनस 1.03 वोल्ट। अब बहुत क्लियरली आप देख रहे हो कि इन तीनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करोगे, जब आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, यू विल अल्टीमेटली गेट दिस। लुक, बिकॉज this and this cancels, this and this cancels, you will ultimately get this, forming Mn involving 7 electrons. So for that you can say that delta G degree, this is the target equation, is actually delta G1 degree plus delta G2 degree plus delta G3 degree. हो गया। अब F कैंसिल हो जाएगा, you will have only one variable, that is E degree. E degree will be the only variable that you will have. So on calculating, I am not calculating it further, so on calculating you will get E degree of, पूछा क्या इन्होंने, MnO4 minus Mn, MnO4 minus Mn is plus 0.77, plus 0.77. yes, this is the final answer. So on calculating this you will get the final answer as this. okay, तो कैसा क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये, मतलब एक नॉर्मल इलस्ट्रेशन होता है हमारे नोट्स का, ये वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ionic equilibrium. From ionic equilibrium, now we have a question. It says a solution is prepared by mixing 0.01 mole each of H2CO3, NaHCO3, Na2CO3, NaOH. इस तरह का क्वेश्चन भी हमने इलस्ट्रेशन में किया था, ये इस तरह का क्वेश्चन भी हमने इलस्ट्रेशन में किया था। ऑल्दो वो जो हमने क्वेश्चन किया था इससे थोड़ा सा और टफ था, थोड़ा सा टफ था। ठीक है, अगर आप हमारे बैचेस में जुड़े होंगे तो आपको पता होगा हमने किया था इस तरह का एक इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब ये मिलता जुलता है बट उससे थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर साइड में है। पीएच बताना है रिजल्टिंग सोल्यूशन का। अब बात ऐसी है बेटा कि जब तुम ये चारों चीजों को पानी में डालते हो 100 ml पानी में, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से रिएक्शन का, क्या देखना है, कौन से रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम हाईएस्ट है। कौन से रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम हाईएस्ट है, वही रिएक्शन पहले फेवर होगा, वही रिएक्शन पहले फेवर होगा। अब ये कैसे देखते हैं, अब एक कॉमन सेंस भी आपको बताया मैंने। एसिड बेस रिएक्शन कितने बार आपके सामने प्रूव करके दिखाया है कि एसिड बेस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो बहुत हाई होता है, वो बहुत हाई होता है। अगर एसिड बहुत स्ट्रांग है और बेस बहुत स्ट्रांग है तब तो फिर क्या ही कहने, तब तो बहुत ही बड़ा होगा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू। अदरवाइज एक वीक एसिड और स्ट्रांग बेस के बीच में भी जो रिएक्शन होता है उसका भी के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा होता है। याद करो, एसिटिक एसिड और NaOH का जब हम रिएक्शन कराते हैं उस रिएक्शन को भी हम ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल ही मानते हैं। हम वहां पर कोई रिवर्सिबल साइन लगा के या फिर कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह नहीं निकालते उसकी, हम मानते हैं कि वो रिएक्शन इरिवर्सिबली आगे जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो H2CO3 है यहां पर कंपैरेटिवली देखा जाए तो, और NaOH बेस है, तो रिएक्शन होगा दोनों के बीच, तो उसमें कोई शक नहीं है H2CO3 और NaOH के बीच में रिएक्शन होगा। रिएक्शन होके क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा OH माइनस H प्लस इधर से लेगा तो ये HCO3 माइनस हो जाएगा NaHCO3 प्लस H2O। ठीक है, ऑब्वियसली H2O, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, सो H2CO3 NaOH के एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करके कुछ ऐसा बना लेगा। जी हाँ, कार्बोनेट आयन भी आपके पास प्रेजेंट है, सब चीजें 0.01 मोल है। इनिशियली देखा जाए तो ये भी 0.01 मोल था, ये भी 0.01 मोल था, ऐसे ही था ये। और अब रिएक्शन हुआ इनके बीच, रिएक्शन हुआ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये पूरा खत्म, ये भी पूरा खत्म। ये पहले से ही 0.01 मोल था और बन गया 0.01 मोल, तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया, 0.02 मोल्स हो गया, ये हो गया 0.02 मोल्स।
और कार्बोनेट आपका वैसे ही पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में. कार्बोनेट इज देयर ओनली हैविंग 0.01 moles of it in 100 ml of water. तो कार्बोनेट आयन है और बाई कार्बोनेट आयन है. अल्टीमेटली यू हैव कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट आयंस देयर. अल्टीमेटली आपके पास कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट आयंस हैं. तो अब क्या होगा, क्या होगा, बफर बन गया. और क्या, नाउ यू हैव गॉट अ बफर सॉल्यूशन. Now you have got a buffer solution where HCO3 minus is acting as an weak acid and carbonate is acting as its conjugate base, or you can say salt. Conjugate base की तरह ये act कर रहा है. So what is the pH? It is an acidic buffer. pH is equals to pKa. ध्यान रखिए इसका जो pKa है वो H2CO3 का pKa2 है. वो H2CO3 का pKa2 है which is 10.32. so it will be 10.32 plus log of conjugate base upon acid. Conjugate base concentration is 0.01 by acid 0.02. दोनों 100 ml में है तो फर्क नहीं पड़ता. so this is 1/2 minus log 2 and log 2 is 0.3. it has been given there. so ultimately 10.32 minus 0.3 will be 10.02. this will be the final answer. This will be the final answer for this question. okay, बस कैसा था, उतना टफ नहीं है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का है. बहुत आसान भी नहीं है क्योंकि बच्चों को ये अगर नहीं ठीक से नॉलेज है एसिड बेस कब होगा क्या होगा तो कुछ भी अनाप शनाप कर देते हैं और फिर उनको समझ नहीं आता कि ऐसा ही क्यों हुआ वैसा ही क्यों हुआ. देखो अगर आपको आईनी कभी आपने नहीं पढ़ा है ढंग से ना तो आपको अभी भी यही लग रहा होगा अरे ये क्यों हो गया, ये भी तो हो सकता था. अगर ये सब सवाल आपके पास आ रहे हैं ना तो जाओ एक बार लेक्चर्स अच्छे से करो, उसके बाद बातें समझ आएंगी कि ये क्यों नहीं हुआ ऐसा क्यों हुआ. वो यहाँ सॉल्यूशंस के थ्रू चैप्टर पढ़ा पाना इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, चलिए जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर उनको काफी कंफर्टेबली ये सब समझ में आ रहा होगा. चलिए आगे देखते हैं भाई. अगला क्वेश्चन ये काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा फिजिकल के मोल वोल के साथ क्लब करा है इन्होंने. क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं. So it says the treatment of aqueous solution of this much gram of copper nitrate. पहले तो ये ना मोलर मास वास निकालने का झमेला है, थोड़ा निकाल लेते हैं. क्या होगा कॉपर नाइट्रेट, कॉपर 63 प्लस नाइट्रेट कितना होगा यार 14 प्लस 16 इंटू 3 48 दैट इज 62 डबल 124 so it is 187. so 3.74 divided by 187 0.02 moles. okay, so we have copper nitrate CuNO3 whole twice 0.02 moles initially there. okay, and we are treating it with excess of Ki. एक्सेस ऑफ Ki के साथ रिएक्ट करने पर एक ब्राउन सोल्यूशन बना है और एक प्रेसिपिटेट बना है. तो बड़ी आसान रिएक्शन है ये. ब्राउन सोल्यूशन बनता है बिकॉज ऑफ I3 माइनस एंड प्रेसिपिटेट यहाँ बन रहा है क्योंकि देखो एक तरह का रेडॉक्स होता है. कॉपर +2 दैट इज क्यूप्रिक आयंस विथ Ki they undergo redox. Cupric ion gets converted to cuprous forming Cui and I minus gets oxidized to I2 and since we are getting a brown solution so I must write it like I3 minus की तरह मैं उसको लिख सकता हूँ क्योंकि brown solution मुझे मिला है. I have got brown solution. आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो Ki है ये I2 में कन्वर्ट हुआ है. रिएक्शन को देखा जाए तो वो I2 में कन्वर्ट हुआ है और जो एक्सेस I माइनस रहता है ना रिएक्शन को देखा जाए तो वो I2 में कन्वर्ट हुआ है.
बट अब रिएक्शन में जो एक्सेस में I माइनस है, जो इस रिएक्शन में नहीं दिख रहा है आपको, इस रिएक्शन में नहीं दिख रहा है, तो वो I माइनस इसके साथ कंबाइन होकर एक I3 माइनस जैसा कुछ बना लेगा, वो I3 माइनस जैसा कुछ बना लेगा। रिएक्शन में उसको अभी I2 ही लिखो तो ठीक है, रिएक्शन में I2 ही लिखो तो ठीक है। अब क्या हो रहा है, अभी आगे पढ़ते हैं। अब इसमें H2S डाला जाए इस ब्राउन सॉल्यूशन में, तो एक और प्रेसिपिटेट आता है X, हमें बताना है X कितना बना। तो आपको पता है ये जो प्रेसिपिटेट है ये कौन सा है, ये एक्चुअली में जो आयोडीन आपका बना है ना, वो रिएक्ट कर रहा है H2S के साथ, इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। और यहां आयोडीन बीइंग अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्चुअली मैनेजेस टू ऑक्सीडाइज द सल्फाइड आयन। ये भी आप ऑक्सीडाइजिंग जो हमने नेचर वाली लिस्ट पढ़ी है उसमें आप देखिएगा I2 बहुत नीचे आता है यार, फिर याद आई पढ़ाई, ऐसा ट्रिक था, सबसे नीचे I2 आता है, लेकिन उस लिस्ट में कहीं सल्फाइड तो आता ही नहीं है, सल्फर तो आता ही नहीं है। इसका मतलब सल्फाइड को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, इवन दो ये बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कर देता है उसको ऑक्सीडाइज सल्फर में, और खुद I माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, खुद I माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको यूज करना है यहां पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं करोगे, मोल कॉन्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट ही यूज कर लो आप, ठीक है। तो बताना क्या है कि कितना अमाउंट बना है इस सल्फर का, ग्राम्स में बताना है सल्फर कितना बना है। तो अब देखो यहाँ एसिड नहीं लेना है, सल्फर ही लिखा जाता है जब प्रेसिपिटेट होता है, यू बेटर राइट इट एज सल्फर ओनली, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि एसिड लिखेंगे ऐसा लिखेंगे वैसा ना, ठीक है, सल्फर ठीक है। तो यहाँ पर ये 0.02 मोल्स है। अगर हम बैलेंस करें पहले वाले इक्वेशन को तो क्या मिलेगा बैलेंसिंग के बाद, बैलेंसिंग के बाद यहाँ पर आप 2 KI लिख सकते हो और यहाँ एक हाफ लगा सकते हो, और क्या, ठीक है, बैलेंस्ड है, दिक्कत नहीं है। 2 KI लिख दो और इधर हाफ लगा दो, तो इससे दिख रहा है कि इसका आधा मोल्स इधर बनता है, तो 0.02 का 0.01 मोल्स इधर बनेगा। और इसी I2 को जो कि 0.01 मोल्स हैं, इससे हमने सल्फर बनाया। अब बैलेंसिंग इस तरह से हो गई बैलेंसिंग। HI लिख देना इधर, ठीक है, HI लिख देना, वो बैलेंस्ड है। I2 बैलेंस हो गया, सल्फर है। तो अब यहां पर 0.01 मोल से सल्फर भी 0.01 मोल्स आएगा, नो डाउट। और सल्फर का एटॉमिक मास 32 यूनिट्स होता है, तो 0.02 मोल्स मतलब 0.32 ग्राम्स ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट, दैट इज X, वाइट प्रेसिपिटेट के तौर पे ये जमा होगा नीचे, ये आपको मिलेगा। सो 0.32 शुड बी द करेक्ट आंसर, 0.32 शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देन डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, ध्यान रखना व्हाइट फॉस्फोरस P4 लिखना पड़ेगा, व्हाइट फॉस्फोरस P4 ही होता है, डोंट राइट P4 लिखना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर ही वैसा है, डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल्स होते हैं व्हाइट फॉस्फोरस में। इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन, NaOH बड़ा फेमस रिएक्शन है, जब आप NaOH में व्हाइट फॉस्फोरस डालते हो, यू अल्टीमेटली गेट व्हाट, H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस हाइपोफॉस्फोरस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है, प्लस एक गैस बनता है आपके पास विच इज फॉस्फीन, PH3 गैस आपको मिलती है। ये रिएक्शन होता है। अब इसका 1.24 ग्राम डाला गया है फॉस्फोरस, आप अगर देखें 31 इसकी एटॉमिक मास है, तो इस मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 124, तो ये हुआ बेटा तुम्हारा 0.01 मोल्स, 0.01 moles of phosphorus has been treated with NaOH, gives a gas Q, एक गैस मिला है Q।
द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम द गैस क्यू। अच्छा, क्या करता है कॉपर सल्फेट पता है आपको? ये जो गैस है ना, इसमें फास्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब ये फॉस्फाइड फॉर्म में है। और जब आप इसको कॉपर सल्फेट यानी कि क्यूप्रिक आयन के साथ ट्रीट करते हैं, क्यूप्रिक फॉस्फाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाता है। क्यूप्रिक फॉस्फाइड Cu3P2 ये फॉर्मेशन हो जाता है, एंड अलोंग विथ इट यू गेट H2SO4 देयर। उसका यूज नहीं है, बट ये इस फॉर्म में ये गैस को एब्जॉर्ब करता है, कॉपर सल्फेट क्यूप्रिक फॉस्फाइड बना लेता है। अब ये है आपके सामने रिएक्शंस। अब आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ CuSO4 ये कितना अमाउंट इसका लगा है, CuSO4 का कितना अमाउंट यूज हुआ है, ये आपको बताना है। फिर से वही बात है, बैलेंसिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। तो पहले तो ये देखना होगा बेटा कि आपको गैस कितना मिला 0.01 मोल से। तो इसका जो बैलेंस्ड फॉर्म है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार लिख लें। और इसका बैलेंसिंग कोई बहुत बड़ी बैलेंसिंग नहीं है, नॉर्मल रेडॉक्स बैलेंसिंग से आप कर सकते हैं। नॉर्मल रेडॉक्स बैलेंसिंग से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। एंड ऑन बैलेंसिंग व्हाट यू विल गेट, आई एम राइटिंग डाउन द फाइनल इक्वेशन। ऑन बैलेंसिंग यू विल गेट 3 moles of NaOH there, 3 moles of water there। पूरा रेडॉक्स बैलेंसिंग चल रही है, और रेडॉक्स बैलेंसिंग के बाद आप ये पाओगे, एंड 3 moles of this, ये हुआ बैलेंसिंग। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल बी बैलेंस्ड। एंड देन PH3 कॉपर सल्फेट के साथ ये भी आप बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। 2 moles of this reacts with 3 moles of copper sulfate, to give 1 mole of this and 3 moles of this। So 1 मोल फॉस्फोरस का जनरेट कर रहा है 1 मोल फॉस्फीन, तो फॉस्फीन 0.01 मोल्स आएंगे। और अगर ये 0.01 मोल आया तो आप देखिए ये कितना आ रहा है, कॉपर फॉस्फाइड कितना आ रहा है। लेकिन हमें कॉपर फॉस्फाइड से तो मतलब नहीं है, अमाउंट ऑफ दिस रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम द गैस क्यू। तो अगर ये 2 मोल्स यूज होते हैं तो ये 3 मोल्स यूज होते हैं, समझ आ गया? अगर ये 2 मोल यूज होता है तो ये 3 मोल यूज होता है। तो अगर ये 0.01 मोल यूज होगा, देखो अगर ये 2 मोल यूज होता है तो ये 3 मोल यूज होता है। तो अगर ये 0.01 मोल यूज होगा तो कॉपर सल्फेट कितना रिक्वायर्ड होगा, 3/2 टाइम्स ऑफ 0.01 मोल्स ये रिक्वायर्ड होगा। सो कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालिए और मल्टीप्लाई करिए। कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना होगा, कॉपर इज 63 प्लस सल्फर इज 32 प्लस O4, O4 इट इज 64। सो ये कितना आ रहा है, 63 प्लस 32 प्लस 64। कॉपर सल्फेट इज 159 के आसपास आ रहा है, 159 इंटू नाउ अब ये मोल्स कितने हैं, ये आ रहे हैं 0.015 मोल्स। सो 0.015 मल्टीप्लाइड बाय 0.015 multiplied by 159, it's 2.385, ये ऐसा आ रहा है। अब इसको शायद ट्रंकेट करने बोला गया है टू 2 decimal places, so the answer to be reported should be 2.39। तो ये आपका रिपोर्टेड आंसर है। देखो बोलने को ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बोल सकते हैं लोग, बट ये है एक्चुअली में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात को समझिए, ये एक्चुअली में है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड
इट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को, इसमें भी गलतियां हो सकती हैं। अच्छा डिजाइन किया गया क्वेश्चन है। हम जब भी केरियस मेथड और ये जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो डिटेक्शन टेक्निक्स हैं जब हम पढ़ाते हैं, तो इस बात को बहुत क्लियर कट मेंशन करते हैं जिस बात को यहाँ पूछा गया है। अभी बताते हैं आपको। देखिए ये बोला गया पहले रेड फास्फोरस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओ, तो ऑब्वियसली ये OH रिप्लेस हो जाएगा और OH के जगह पर Br लग जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, ये Br लगा, यहाँ आपका मैकेनिज्म काम किया है, फाइन। यहाँ पर स्टेबल कैटायन बना होगा और उसके बाद फिर फॉर्मेशन हो गया होगा। यहाँ आपका कोई मैकेनिज्म फॉर्म काम किया है। बोला जाए रेड फास्फोरस ब्रोमीन जब आप रिएक्शन कराते हो तो PBr3 वाला अगर पाथवे जाएगा, अगर PBr3 बनाकर ये जाएगा, तब तो ये SN2 मैकेनिज्म से यहाँ अटैक करेगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, इस पॉइंट पे जो कि फिनाइल के साथ डायरेक्ट Br लगा हुआ है, वहां ना तो SN1 काम करता है ना तो SN2 काम करता है। ठीक है, तो इसका रिप्लेसमेंट होना तो पॉसिबल नहीं है, इसका रिप्लेसमेंट होना तो पॉसिबल नहीं, तो बनेगा तो ये। अब आगे बोला गया है ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन केरियस मेथड से हैलोजेंस को एस्टिमेट करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट डाल के, नाइट्रिक एसिड डाल के तगड़े से हीट किया जाता है कंपाउंड को। आपको केरियस मेथड पता होना चाहिए। 1 ग्राम ऑफ आर यूजिंग केरियस मेथड द अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म्ड इज। अब पते की बात ये है, पहले तो इसका थोड़ा मोलर मास चाहिए होगा। थोड़ा इरिटेटिंग काम है बट करना पड़ेगा। कार्बन कितने हैं? 6, 1 7। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 2 6। और ब्रोमीन कितने हैं? 2। ब्रोमीन है 2। तो क्या मोलर वेट निकल कर आया? निकाल लेते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। आप हाथ से कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूं। सो 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 प्लस 6 प्लस ब्रोमीन 80 इंटू 2, दैट इज 160। 250 आया क्या? हाँ, ये मोलर वेट इस कंपाउंड का, चलो अच्छा नंबर दिख रहा है, ये 250 है। अब हमने लिया है इसका 1 ग्राम, तो इस कंपाउंड का हमने कितना मोल लिया है? 1/250 मोल्स ये हमने लिया है। अब मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जब आप इसको केरियस मेथड के साथ डिटेक्ट करोगे तो बच्चे ना इसमें दिमाग लगाने लगते हैं, मैकेनिज्म ढूंढने लगते हैं। लेकिन हमने स्पष्ट ये बात पढ़ाते वक्त बताई है कि जब आप केरियस मेथड और ये सब मेथड्स की बात कर रहे होते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर के थ्रू वो मॉलिक्यूल गुजरता है और उस टेम्परेचर में हर एटम टूट जाते हैं। वहां वो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन और ये सब चीजें नहीं सोची जाती। तहश नहश हो जाता है मॉलिक्यूल पूरी तरीके से। कहीं भी लगा हो Br, वो निकल जाता है। ये कार्बोकैटायन वगैरह कहां डिटेक्ट करोगे आप उतने हाई टेम्परेचर पे? उतने हाई टेम्परेचर पे कार्बोकैटायन एग्जिस्ट ही कहां करेगा? तो उस तरफ दिमाग नहीं जाना चाहिए कि अरे ये Br नहीं निकल पाएगा क्योंकि वहां कार्बोकैटायन अच्छा नहीं बन रहा है। ना ना, ये सब बातें करनी ही नहीं है। आप डिटेक्ट कर रहे हो ब्रोमीन को, इसका मतलब आपका जो मेथड है वो एक ऐसा मेथड है जो हर ब्रोमीन एटम को निकाल देता होगा, तभी तो सही से एस्टिमेट हो पाएगा ब्रोमीन। तो बस यही उन्होंने यूज करने की कोशिश की है इस क्वेश्चन में। और पक्का बता रहा हूं, बच्चे गड़बड़ करते हैं। जो नया नया मैकेनिज्म सीखे होते हैं ना, उनको पूरा ज्ञान नहीं होता, अधूरा सा ज्ञान होता है, और वो फिर हर जगह वो अपने लिमिटेड ज्ञान को लगाते हैं और फिर ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं। तो एक्चुअली में इसका 1 मोल 2 मोल AgBr फॉर्म करेगा क्योंकि ये 2 ब्रोमाइड आयंस दे रहा है। सो बात करी जाए 1/250 moles of R will give डबल मोल्स। इसके डबल मोल्स, 1 मोल से 2 मोल AgBr मिल रहा है, बिकॉज सिल्वर नाइट्रेट वगैरह डालते हैं तो वो AgBr बना लेता है, ब्रोमाइड आयंस के फॉर्म में अलग हो जाता है और फिर वो AgBr बना लेता है। तो 1/250 moles of R gives 2/250 moles of AgBr. And now we have to tell what is the mass of AgBr formed
तो AgBr सिल्वर का मास दिया होगा 108 and 80, it is 188. 188 into 2 by 250 which is 1 by 125 और ये नंबर आ रहा है 1.5 आई गेस, फिर भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. 188 डिवाइडेड बाय 125, 1.504. यस, इट इज 1.504. और अगर हमें इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, ट्रंकेट करेंगे अप टू 2 डिजिट्स, सो द करेक्ट रिपोर्टेड आंसर शुड बी 1.50. 1.50 is the correct reported answer for this. Okay, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. काफी आसान है ये क्वेश्चन, और कहूँ मैं तो ऑर्गेनिक ये जो पेपर में दिख रहा है ये फ्लैट बोलना तो नहीं चाहिए बट एनसीईआरटी बेस्ड है. होना भी नहीं चाहिए ऐसा बट है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है. आप देखिए पहले इसको डाउस प्रोसेस के थ्रू ले जाया गया है और ये आपका बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाता है और बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू फिर ये OH यहाँ पर लग जाता है अल्टीमेटली. ये पता होगा आपको, ठीक है. बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है एंड देन वी अल्टीमेटली गेट क्लोरीन रिप्लेस्ड बाय OH. ये हो जाता है. अब बड़े मजे की बात है, कंसंट्रेटेड सल्फोनिक एंड देन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक. मैं आपको थोड़ा इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं. अब फिनॉल में जब आप डाइल्यूट HNO3 डालते हो तब तो ठीक है, आपके पास एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो प्रोडक्ट आता है, एक बार पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो प्रोडक्ट आता है. एनसीईआरटी की भाषा बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा कुछ नहीं, वो आपको पता है. लेकिन जब हम इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मिलता है पिक्रिक एसिड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड पिक्रिक एसिड आपको थोड़ा बहुत मिलता है, जरूर मिलता है. ट्राई सब्स्टिट्यूटेड टप 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 ऑर्थो पैरा पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड बाय नाइट्रो मिलता है, बट वो काफी माइनर अमाउंट में मिलता है. वो बहुत माइनर अमाउंट में होता है वो पिक्रिक एसिड, 2% 3% के आसपास, बहुत पुअर यील्ड होती है उसकी. तो एक और मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, ये रिंग ऑक्सीडाइज हो जाती है बिकॉज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज फार बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन एनीथिंग एल्स. सो वी गेट ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल. और वैसे भी फिनॉल क्यों ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट दे रहा है, क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है. और अगर रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन दे सकती है, और इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीडाइज हो जाना, इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीडाइज हो जाना. इस वजह से ये काफी ज्यादा टेंडेंसी रखती है फिनॉल की रिंग, आओ मुझे ऑक्सीडाइज कर दो. और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आप इसमें अगर एकदम एकाएक डाल देंगे तो आप पाएंगे कि ये रिंग ऑक्सीडाइज हो गई है, कि ये रिंग ऑक्सीडाइज हो गई है. इस वजह से इसको ना थोड़ा पहले डीएक्टिवेट किया जाता है. डीएक्टिवेट किया जाता है इसमें ना पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है. और जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप डालेंगे आप पाएंगे कि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है. सर डाई ही क्यों बना रहा है, मोनो क्यों नहीं बना रहा, ट्राई क्यों नहीं बना रहा, इसका कोई आंसर नहीं है. ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि यहां आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देखने को मिलता है. फिनॉल हैविंग SO3H here and SO3H here. और अब जब आप इसमें नाइट्रिक एसिड डालते हो ना, वही नाइट्रिक एसिड अब डाल रहे हो आप, लेकिन रिंग क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा, क्योंकि रिंग थोड़ा डीएक्टिवेट हो चुका है. SO3H इलेक्ट्रॉन्स खींच कर फिनॉल को शांत कर दिया है कि नहीं अब तुम ऑक्सीडाइज मत होना, अब तुम हम जो रिएक्शन कराना चाह रहे हैं वो करना. तो जैसे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक डालोगे, ये लोग तो आपको पता ही है इप्सो सब्स्टिट्यूशन से बहुत आराम से हट जाते हैं. फिनॉल इलेक्ट्रॉन डोनर है. आई होप आपने इप्सो सब्स्टिट्यूशन मेरे साथ अच्छे से पढ़ा है. तो ये SO3H इप्सो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू निकल जाएगा और इस पोजीशन पे एक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. सो अल्टीमेटली क्या बनेगा, अल्टीमेटली तो वही बनेगा, पिक्रिक एसिड ही बनेगा. तो घुमा फिराकर इन्होंने बनाया तो पिक्रिक एसिड ही है.
बनाया तो पिक्रिक एसिड ही है। अब क्या बोला है, वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू। तो क्यू है क्या, क्यू तो है तो पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड में हाइड्रोजन का वेट परसेंटेज, फिर वही गंदे से कैलकुलेशंस वो करने होंगे। वेट परसेंटेज निकाल दें, चलो निकाल लेते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हैं, 6 कार्बन हो गए। नाइट्रोजन देखा जाए तो 3 है, ऑक्सीजन देखा जाए तो 6 और एक 7 ऑक्सीजन है। और अगर हाइड्रोजन देखा जाए तो 1 2 3, 3 ही है ना, और तो कहीं हाइड्रोजन है नहीं, 3 हाइड्रोजन है। सो वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, 3 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो अब इतना करें तो कर ही देता हूँ, आंसर भी मैच कर लूंगा, कहीं मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है हाइड्रोजन वाइड्रोजन। सो 1272 प्लस नाइट्रोजन 3 which is 42 plus oxygen is 16 na, so okay, so 229 is the molecular weight which is coming, 229. So 3 by 229 is actually multiplied by 100, is 1.31% के आसपास आ रहा है। It is approximately 1.31%. Let me check whether this is correct or not. Yes, it's correct. So it's 1.31% के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती का कैलकुलेशन बढ़ाया गया है, कोई नीड नहीं है कि ये कराना, मेरे को नहीं समझ आता इसके पीछे का लॉजिक। एक आधा क्वेश्चन में करा दिया ठीक है, हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करवा के आंसर लाना, इसके पीछे का सेंस नहीं समझ आता कि कौन सी स्किल चेक हो रही है, ठीक है। और ये इसमें थोड़ा टफनेस देते तो थोड़ा समझ भी आता, बट ये टफ नहीं है, ये तो फ्लैट एनसीईआरटी में भी ये बातें लिखी गई है। बट हाँ, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया आपको, उस तरह से एनसीईआरटी में हो सकता है ना लिखी हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, which is question number 8, and I guess this is the last question of the section. Yes, it's the last question of the section. चलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, is carried out with 15 moles of acetylene के साथ ये रिएक्शन किया गया, और बताना है प्रोडक्ट D formed in grams is, प्रोडक्ट D जो बना है वो कितने ग्राम बना है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो देखो, अब ये यील्ड भी दिया हुआ है ना, परसेंटेज यील्ड। अब ये तो पता है आपको, इससे क्या बनेगा, ये बेंजीन बनेगा। बच्चा बच्चा जानता है इस रिएक्शन को, ट्राइमराइजेशन होती है, ट्राइमराइजेशन होके बेंजीन बन जाता है। इसके थे आपके पास 15 मोल्स, कितने बनेंगे वो ध्यान से समझना। 3 मोल से इसका 1 मोल बनता है, स्टोइकियोमेट्री को भी ध्यान रखिएगा, 3 मोल से 1 मोल बनता है। तो ये जो ए बना होगा ये कितना बना होगा, कितना बना होगा ए, मोल्स की बात कर रहे हैं अभी, मोल्स की बात कर रहे हैं। तो सर 3 से 1 बनता है तो 15 से 5 बना होगा, ठीक है। 5 मोल्स बनता अगर यील्ड 100% होती तो, बट यील्ड 80% है, तो 5 का 80% विच इज 0.8, तो 5 का 80% मतलब 0.8। ये मोल्स बने हैं किसके, ए के, ठीक है। अब आगे रिएक्शन करो। अब ये क्या रिएक्शन है, बच्चा बच्चा जानता है, ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाई एल्काइलेशन है। ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये इधर जाएगा, एक धूमिल सा कैटायन बनेगा, जो कि रीअरेंज करना उसके लिए सफिशिएंट होगा, रीअरेंज करेगा वो, और रीअरेंज करके आपके पास एक ऐसा कैटायन फॉर्म हो जाएगा जो कि इस रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू जाकर लग जाएगा। तो बी क्या है, बी 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 क्या है, बी क्या है, यहां बना देते हैं। बी इज नथिंग बट क्यूमीन, बी इज नथिंग बट क्यूमीन। एनसीईआरटी का फ्लैट रिएक्शन, कुछ भी नया नहीं है रिएक्शन में। अच्छा, तो 1 मोल से 1 मोल बना है ना, 1 मोल से 1 मोल बना, तो बी कितना बनेगा, ये देखो, ये ए के मोल्स थे, अब बी के कितने मोल्स बनेंगे, 1 मोल से 1 मोल बना, तो इतने मोल से कितना बनेगा, 5 इंटू 0.8। लेकिन अब वो भी कितने परसेंट बन रहा है, 50%, तो इसका 50% दैट इज 0.5। इतने मोल्स बी बने, इतने मोल्स बी के बने,
अब आ जाओ, ये बड़ा सीधा साधारण फिनॉल का प्रिपरेशन है, एसीटोन बाहर हो जाता है, कंप्लीट मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया हुआ है। बोलूं यहाँ मैकेनिज्म का जरूरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं चेंज किया है। जो एनसीईआरटी में क्यूमीन विथ ऑक्सीजन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बस वही रिएक्शन फ्लैट उतार के दे दिया है, ना रीअरेंजमेंट करवाया है। मतलब पूछ सकता था वो कुछ रीअरेंजमेंट पे बेसिस, या फिर इसको थोड़ा चेंज करके देता कि थोड़ा रीअरेंज कराए बच्चा, थोड़ा मैकेनिज्म टेस्ट हो, बट कुछ नहीं कराया है। सिंपल क्यूमीन से फिनॉल बना दिया और कुछ नहीं। क्यूमीन से फिनॉल बना दिया है, एसीटोन बाहर निकल गई है, ये भी बता दिया गया है। तो ये फिनॉल है। अब एक मोल से एक मोल ही बनता है इसमें भी, तो जो सी बनेगा वो कितने मोल बनेगा, बी इतने मोल्स था तो सी भी इतने ही मोल्स बनेगा, बट उसका 50%, ईल्ड 50% आया। तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 0.8 इंटू 0.5 इंटू 0.5, दिस इज द मोल्स ऑफ, सो दिस इज द मोल्स ऑफ सी। सी के मोल्स आ गए, और अब इसका रिएक्शन कराया गया है एसिड हैलाइड के साथ। एसिड हैलाइड विथ पाइरिडीन, क्या रिएक्शन होता है, बहुत सीधा साधारण रिएक्शन। ये एसिड क्लोराइड हो जाए, एसिड एनहाइड्राइड हो जाए, फिनॉल तो लपक के रिएक्शन करता है इनके साथ, आपको पता होगा। फिनॉल तो लपक के रिएक्शन करता है इनके साथ। पाइरिडिन भी है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ा दी गई है थोड़ी, बहुत अच्छी बात है। OCOCH3, सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट D। ये D है, तो D के कितने मोल्स बनेंगे, एक मोल से ये भी एक मोल बनता है। और देखा जाए तो D 100% ईल्ड में आ रहा है। अगर 100% ईल्ड में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जितने मोल C के थे उतने ही मोल D के बनेंगे। सो क्या है अल्टीमेटली D के मोल्स, D के मोल्स हैं ये। अब ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, एंड ऑन मल्टीप्लाइंग आई विल गेट 5 इंटू 0.8 into 0.5 into 0.5 and which is nothing but 1 mole। तो ये 1 mole आ गया, दिस इज 1 mole। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको देखना है और आंसर रिपोर्ट करना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट एक बार देख लेते हैं क्या है। देखो फिर वही गंदे से कैलकुलेशंस। कार्बन कितने हैं, 6 7 8, 8 कार्बन है। फिर हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5, 5 3 8, और ऑक्सीजन है बाकी बकाया 2। तो ये कितना आ रहा है, 12 इंटू 8 प्लस 8 प्लस 32, इट्स 136, इट्स 136। सो द फाइनल रिपोर्टेड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 136। कहाँ भी रिपोर्ट करना है मैं इधर ही कर दे रहा हूँ, 136 is the final reported answer। Okay, so in this way we have finished our first section of JEE paper 1 2022। in the next lecture we will be doing the second section of it। तो बिल्कुल मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि आप PYQs ज़रूर से करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको PYQs करना, और साथ ही साथ ऐप इंस्टॉल करें, और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लेक्चर्स हैं हमारे उसको सिस्टमैटिकली वो 600-700 क्वेश्चंस प्लस PYQs अगर आप कर लेते हैं तो इस समय बेस्ट पॉसिबल प्रेपरेशन आपकी हो सकती है। ठीक है, और अगर 26 एस्पिरेंट्स देख रहे हैं तो उनके भी लाइव क्लासेस ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं। तो बिल्कुल उनके लिए भी एक नया कोर्स आया है हमारा, जहां हम लगातार 2 साल कंप्लीट केमिस्ट्री आपको प्रिपेयर कराएंगे, और आप 100% हमारे ऊपर रिलाय कर सकते हो। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो चीज़ें आपको ऐप पर दी जा रही हैं ब्लाइंडली उसको फॉलो करते जाइए प्रॉपर सीक्वेंस में। आप देखेंगे कि जब आप 1 साल बाद ही आप खुद फील करोगे कि आपकी केमिस्ट्री एक अलग लेवल पे हो गई है, और आपके पास तो काफ़ी समय है, ऑलमोस्ट आपके पास 27 मंथ्स हैं। और 27 मंथ्स में अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है, मुझे फॉलो करता है, तो वो तो बिल्कुल ट्रेंड होकर ही निकलेगा, इस बात की गारंटी है। ओके, तो जो सीनियर्स भी देख रहे हैं अभी, तो बिल्कुल यार अगर आपके नोन में कोई 10th to 11th मूविंग बच्चा है तो बिल्कुल प्लीज डू रिकमेंड माई लेक्चर्स एंड माई कोर्सेज टू देम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।